लखनऊ में एनआईए एटीएस के एक स्पेशल कोर्ट में एक केस पर सुनवाई चल रही थी और जो जज साहब थे वो मुजरिम से कहते हैं कि तुमको अपने बचाव में कुछ कहना हो, अपने पक्ष में अगर कुछ कहना हो तो तुम कह सकते हो क्योंकि तुम आज़ाद हो। और जज साहब उससे कुछ सवाल भी करते हैं। जज साहब जब भी उससे सवाल करते और जितने भी सवाल उन्होंने किया, उन सारे सवालों का जवाब ये जो व्यक्ति था, जो मुजरिम था, एक ही बात कहकर देता था। जज साहब जो भी सवाल करते, ये व्यक्ति कहता, ये मुजरिम कहता कि जज साहब ये जो उसने अपराध किया है, ये अपराध उसने अपने होशो-हवास में नहीं किया है और जब इससे ये अपराध हुआ उस वक़्त इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और ये मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। फिर जो जज साहब थे उन अधिकारियों से इसके बारे में पूछते हैं जिन्होंने इस केस की तफ्तीश की थी और छानबीन किया था और उनसे मेडिकल रिपोर्ट माँगते हैं। तो ये अधिकारी बताते हैं कि जज साहब ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति अपने पूरे होशो-हवास में इस अपराध को किया है और जब इस अपराध को इसने किया था उस वक़्त इसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी और ये जो अधिकारी थे ये मेडिकल रिपोर्ट जज साहब को देते हैं। जज साहब मेडिकल रिपोर्ट पढ़ते हैं और मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने के बाद अपना फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति को उस वक़्त तक फांसी पर लटकाई जाए जब तक कि इसकी मौत नहीं हो जाती। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है। गोरखपुर में एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस मंदिर है और इस मंदिर को देश के हर कोने-कोने के लोग जानते हैं। इस मंदिर का नाम है गोरखनाथ मंदिर और जो उत्तर प्रदेश के सीएम है श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो इस मंदिर के मठाधीश भी हैं। उस दिन तारीख था 4 अप्रैल 2022 और उस समय शाम का टाइम था और समय हो रहा था 7 बजकर तकरीबन 20 मिनट। उसी वक्त एक व्यक्ति अपने कार से उतरता है और उतरने के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। जब वो गेट पर आता है तो वहीं कुछ सुरक्षा कर्मी थे। ये अपने साथ एक बांका यानी कि धराधर हथियार, तेजधार हथियार भी साथ लेकर आया था। ये हथियार अपने एक गमछे में लपेटे हुए था, छुपाए हुए था और फिर ये जैसे वहाँ पहुँचता है, इस हथियार को उस गमछे से बाहर निकालता है और जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी थे उनके ऊपर हमला करने लगता है। उनमें से एक सुरक्षा कर्मी थे जिनका नाम अनिल पासवान था, उन पर ये काफ़ी हमले करता है, ये वहीं नीचे गिर जाते हैं और फिर वहीं उनके एक साथी सुरक्षा कर्मी थे, वो उनके बचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी काफ़ी चोटें आती हैं और वो भी घायल होते हैं, लेकिन किसी तरह ये दोनों लोग उसके चंगुल से बच जाते हैं और दूर हो जाते हैं। इन दोनों लोगों की चोटें आती हैं और जो ये मुजरिम था, ये व्यक्ति लगातार अपने हाथों में जो हथियार लिए हुआ था उसको चला रहा था और इसी वजह से कोई उसके करीब नहीं जा पा रहा था। लोग इस पर काबू करने की कोशिश कर रहे थे। जो आस-पास के दुकानदार थे वो सारे लोग दौड़ कर इधर आ गए थे। काफ़ी यहाँ पर भीड़ लग गई थी और लोग इसके ऊपर पत्थर भी चला रहे थे कि ताकि ये किसी तरह काबू में आ जाए, जो इसके हाथ में हथियार है वो नीचे गिर जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। फिर एक सुरक्षा कर्मी वहीं एक बाँस रखा हुआ था, उस बाँस को उठाते हैं और उस बाँस से इस पर वार करते हैं। जब वो बाँस इसके हाथ पर लगता है तो जो इसके हाथ में हथियार था, वो नीचे सड़क पर गिर जाता है और फिर दौड़कर लोग इसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इसकी खूब पिटाई कर देते हैं और इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर ये इसको भी काफ़ी चोटें आई थी, इसे भी हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है और इसके बारे में पता किया जाता है, इससे पूछताछ होती है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और ये गोरखनाथ मंदिर के अंदर सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला क्यों किया था। पुलिस जब इसके बारे में पता करती है, पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम मुर्तुजा अब्बासी है और इसका पूरा नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है और ये वहीं गोरखपुर के सिविल लाइन्स के रहने वाला है। जो इसके पिता हैं उनका नाम मनीर अब्बासी है और वो एक एडवोकेट हैं और वो बड़ी कंपनियों के लीगल एडवाइज़र हैं। मुर्तुजा है, इसने नर्सरी तक गोरखपुर में पढ़ाई किया हुआ है और यहाँ नर्सरी तक पढ़ाई करने के बाद ये मुंबई चला गया, वहाँ भी इसके पिता का फ्लैट था और वहाँ रहने लगा और वहाँ जाकर इसने 1 में एडमिशन कराया और इसने हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास किए। 10th में भी इसने टॉप किया था और 12th में भी इसने टॉप किया था और 12th करने के बाद ये आईआईटी में एडमिशन के लिए इसने एंट्रेंस पेपर दिया आईआईटी का और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे रैंक से क्वालीफाई कर गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये आईआईटी को क्रैक कर दिया और उसके बाद इसको बॉम्बे आईआईटी में एडमिशन मिल गया। ये बॉम्बे आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करता है और 2015 में इसकी पढ़ाई फाइनल हो जाती है और फिर इसे अच्छे-अच्छे कंपनियों में नौकरी मिलती है और कई कंपनियों में नौकरी करता है और फिर इसका मन उन नौकरियों में नहीं लगता है तो फिर ये वापस अपने घर आ जाता है और ये गोरखपुर में रहने लगता है। इसके परिवार में जो लोग थे काफ़ी पढ़े-लिखे थे, एक रसूखदार परिवार था। जो इसके दादाजी थे वो गोरखपुर के जिला जज थे और जो इसके एक चाचा हैं, वो एक डॉक्टर हैं और उनका नाम
AK अब्बासी है और उस शहर के नामी गिरामी डॉक्टर है, उनके हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ रहती थी। लेकिन जब ये कांड को अंजाम दिया, जब इसने गोरखनाथ मंदिर में हमला किया, तब से उनके हॉस्पिटल में अब भीड़ कम हो गई है, वहाँ मरीज़ आते ही नहीं हैं। और जब उस टाइम एक समय था जब वहाँ पर मरीज़ आते थे, तो काफ़ी मरीज़ वापस लौट कर चले जाते थे, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास समय ही नहीं बचता था कि वो मरीज़ को देख सकें। लेकिन अब डॉक्टर साहब दिन भर खाली बैठे रहते हैं और इसी वजह से उनके पास एक भी मरीज़ अब नहीं आते हैं। इधर जो हमारे देश की खुफिया एजेंसियाँ हैं, एक लिस्ट तैयार कर रही थी, जो हमारे देश में जो देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनका लिस्ट जो हमारे देश की खुफिया एजेंसी है वो तैयार कर रही थी। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के भी 16 लोगों का नाम आता है और फिर ये लिस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपी जाती है और फिर यूपी एटीएस इस लिस्ट को देखती है। तो इस लिस्ट में एक नाम मुर्तुजा का भी था और वो तारीख थी 31 मार्च 2022 की। एटीएस के 2 लोग वहाँ पहुँचते हैं, मुर्तुजा के घर शादी ड्रेस में गए थे। ये अपना वर्दी नहीं पहने थे, सिविल ड्रेस में थे और ये वहाँ जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो जो मुर्तुजा के पिता थे वो बाहर निकलते हैं, मनीर निकलते हैं। उनसे पुलिस बातचीत करती है और मुर्तुजा के बारे में पूछा जाता है। तो मनीर अब्बासी बताते हैं कि मुर्तुजा इस समय घर नहीं है और मनीर अब्बासी पूछते हैं पुलिस वालों से कि आप लोग कौन हैं और मुर्तुजा को क्यों ढूँढ रहे हैं? तो पुलिस वाले बताते हैं, जो एटीएस की टीम वहाँ पहुँची हुई थी, वो बताती है कि मुर्तुजा के खिलाफ एक समन जारी हुआ है, 35 लाख रुपए के बारे में पूछताछ करना है। फिर जब वहाँ मुर्तुजा नहीं था तो ये लोग वापस आ जाते हैं और जब मुर्तुजा घर पर आता है तो जो मुर्तुजा के पिता थे मनीर अब्बासी, वो मुर्तुजा से इस बारे में बात करते हैं और सवाल करते हैं और जैसे इस बारे में मुर्तुजा को पता चलता है कि उसके घर यूपी एटीएस की टीम आई हुई थी और उसे तलाश रही थी, तो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर पैक करता है और उसी दिन ये इंडिया से निकल जाता है और ये नेपाल पहुँच जाता है। नेपाल जाने के बाद वहाँ ये 1-2 दिन रहता है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई ठिकाना नहीं मिलता है, कोई रहने का जगह नहीं मिलता है, तो मजबूरन इसको नेपाल से वापस इंडिया आ जाना पड़ता है और ये गोरखपुर पहुँच जाता है। और फिर ये जब वापस लौटा तो एक प्लान के तहत लौटा था। इसके दिमाग में एक मंशा चल रही थी, एक प्लान चल रही थी और उसको इसे अंजाम देना था और उसी प्लान के तहत ये अपने साथ एक धराधर हथियार लिया और हथियार लेकर गोरखनाथ मंदिर में पहुँचा। वहाँ जाने के बाद वो जो अधिकारी थे, जो वहाँ पर सुरक्षाकर्मी थे, उनके ऊपर उस हथियार से हमला करता है और इसका जो मानसा था, जो इसका प्लान था, वो प्लान ये था कि जब ये उन सुरक्षाकर्मियों के ऊपर हमला करेगा या जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके ऊपर हमला करेगा, तो ये लोग उल्टे में इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और इस पर गोली चलाएँगे और इसकी मौत वहीं हो जाएगी। ये वहाँ पर मरने के मकसद से गया था और इसका मरने का मकसद इसलिए था कि जब ये मर जाएगा तो जो भी इसके साथ राज हैं, वो इसी के साथ दफन हो जाएँगे और वो कभी लोगों के सामने या पुलिस के सामने खुलेगा ही नहीं। लेकिन वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी थे वो हिम्मत से काम लेते हैं और बहादुरी से काम लेते हैं और उसके साथ लड़ते हैं और लड़ने के बाद उस व्यक्ति को, उस आतंकी को ज़िंदा पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद जब पूछताछ होती है तो ये पूरी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। जो यूपी एटीएस की टीम थी और जो एनआईए की टीम थी, वो मुर्तुजा के घर पहुँचती है और यहाँ से उसके घर से लैपटॉप और उसका मोबाइल उठाती है और लाकर उसमें जाँच-पड़ताल किया जाता है। तो ऐसे बहुत वीडियो मिलते हैं, तो जो जो देश विरोधी वीडियो थे और इसके लैपटॉप से भी पता चलता है कि ये आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था और ये आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था और इसके साथ काफ़ी ऐसे लोग काम कर रहे थे। ये उन लोगों को पैसा देने का भी काम करता था जो आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे और वो गरीब परिवार से थे। ये काफ़ी ऐसे लोगों को पैसा दे चुका था, तकरीबन 20 लाख रुपए तक का ये खर्च कर चुका था उन लोगों के ऊपर। लेकिन ये कोई बड़ा अंजाम दे पाता और कोई बड़ा ऐसा कांड कर पाता उससे पहले ही ये पुलिस के हाथे चढ़ जाता है और ये पुलिस के हाथे चढ़ता है और पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है और इसे कोर्ट में पेश किया जाता है। इस मामले में 10 महीने तक सुनवाई चलती है। ये मामला 2022 अप्रैल का था और 2023 जनवरी में 30 जनवरी के दिन इस पर फैसला आता है। जो जज साहब थे, जब ये अपना फैसला सुना रहे थे, तो ये मुजरिम को भी एक मौका देते हैं अपना पक्ष रखने के लिए और उसे भी कहते हैं कि तुमको अपने पक्ष में अगर कुछ कहना हो तो तुम कह सकते हो, क्योंकि तुम आज़ाद हो। और जज साहब इस व्यक्ति से काफ़ी सवाल करते हैं और जब भी वो सवाल करते हैं तो ये व्यक्ति एक ही चीज़ कहता और ये कहता कि जज साहब, इसने जो भी अपराध किए हैं, जो भी जुर्म किए हैं, वो अपने होशो-हवास में नहीं किए हैं और उसका उस समय मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। लेकिन जज साहब इस बारे में, जो अधिकारी थे यूपी एटीएस के या एनआईए के जो अफ़सर थे, उनसे इस बारे में रिपोर्ट माँगती है। मेडिकल रिपोर्ट जब जज साहब माँगते हैं और जब देखते हैं और ये लोग जो अधिकारी थे कहते हैं कि जज साहब, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये उस वक़्त बिल्कुल
ठीक था, इसने पूरे ओशो आवास में इस काम को अंजाम दिया है। और जज साहब उस मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अपना फैसला सुना देते हैं। कहते हैं कि इस व्यक्ति को उस वक्त तक फांसी पर लटकाई जाए जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती। दोस्तों, मुझे उन नौजवानों से एक चीज कहना है जो आतंकवादी का रास्ता चुनते हैं और उस रास्ते पर भटक जाते हैं और उस रास्ते पर चलने लगते हैं। उनको लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं उसके बदले जब वो मरेंगे तो उन्हें जन्नत मिलेगी और जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूँ, उनको एक चीज सोचना चाहिए कि जो सरगना, जो इस आतंकवादी संगठन के मुखिया है, वो पाकिस्तान में छुप कर बैठा हुआ है, क्या उसे जन्नत और 72 हूरें नहीं चाहिए? वो क्यों नहीं सामने आता और क्यों नहीं वो भी अपने शरीर पर 2-4 बम बाँधता और पब्लिक प्लेस में जाकर अपने आप को क्यों नहीं उड़ा लेता? लेकिन उन लोगों की मानसा ये नहीं है, जो इस आतंकवादी संगठन के मुखिया हैं, उनका मानसा ये नहीं है, वो सिर्फ़ हमारे देश में फुटाव डालना है और आपस में झगड़ा कराना है। ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।